हेलो दोस्तों, आज लोग हम बजट के बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक्स की सीरीज में हमने कई चैप्टर्स कवर कर लिए। आज हम बजट की क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बजट में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये सब देखेंगे। बजट का मतलब होता है कितना आपके पास है और कितना आपके पास आने वाला है और कितना आपका खर्चा होने वाला है, इसका एक समरी या इसका एक रिकॉर्ड। बजट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, ये बजट को कहाँ पर जगह दी गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा बजट के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो बजट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बजट कितने तरीके के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बजट हम लोग देखेंगे। इस टाइप्स ऑफ बजट में एक होता है डेफिसिट, बजट डेफिसिट, तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट भी हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ बजट, उसके बाद टाइप्स ऑफ डेफिसिट। शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को कहां पर जगह दी गई है। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर 1 तारीख को आ जाते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में आके बजट को रख देते हैं। हर साल यही चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर को बाधित कर देता है कि आप आइए लोकसभा में बजट रखिए। दरअसल आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम पढ़ तो बजट रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट वर्ड का यूज नहीं करा गया है। तो फिर ये बजट वर्ड का यूज नहीं करा है तो फिर ये 112 क्यों पढ़ा रहे हो। बजट का नहीं करा ना, तो इसका करा है एएफएस का। एएफएस बोले तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में यह बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर साल पार्लियामेंट के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे। तो यहां पर कहीं पर भी बजट का जिक्र नहीं है। बेवकूफ मत बनाओ। अभी तो बोल रहे थे हर साल 1 तारीख को वित्त मंत्री आ जाती है और वो बजट रखती है, यहां पे प्रेसिडेंट बात कर रहे हो। लिखा हुआ प्रेसिडेंट है, इसी प्रेसिडेंट के बिहाफ पर पार्लियामेंट में कौन जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। इसीलिए कभी भी जब बजट आए ना, जैसे 1 फरवरी को बजट आ रहा है तो 11 बजे बजट आ रहा है, तो सुबह सुबह देखना फाइनेंस मिनिस्टर अपनी गाड़ी राष्ट्रपति भवन होते हुए पार्लियामेंट में जाते हैं। तो वो राष्ट्रपति भवन क्या लेने जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या लेने जाता है, वो परमिशन लेने जाता है कि आपके बिहाफ पे मैं बजट रख दूं क्या लोकसभा में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो प्रेसिडेंट से बोला है, वो प्रेसिडेंट किसको आके, फाइनेंस मिनिस्टर उसके बिहाफ पे। प्रेसिडेंट खुद नहीं रखता, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। कहां पर, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी कहां पर, लोकसभा में बजट रखता है। तो ये गलती मत करना कि बजट रखने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर को दी गई है, ऐसा कहीं पूछ दे तो वो गलत है। बजट को पार्लियामेंट के सामने रखने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट को दी है अंडर आर्टिकल 112। और वो जिम्मेदारी किसकी है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल मतलब 1 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बजट बोल देते हैं। तो बजट के बारे में 2 बातें, आर्टिकल 112, दूसरी बात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है न कि बजट है। तीसरी बात, प्रेसिडेंट की है रेस्पॉन्सिबिलिटी इस एएफएस को रखने की, न कि फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर तो केवल उसके बिहाफ पर रखती है। इसीलिए ये जब भी बजट आता है, जैसे 1 फरवरी को सुबह सुबह 11 बजे बजट आने वाला है, जनरली इसी टाइम आता है, तो ये सुबह 8 बजे 9 बजे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफिस यानी राष्ट्रपति भवन होते हुए इनसे मिल मुला के फिर पहुँचती है पार्लियामेंट। तो कोई इसको सुबह सुबह इतना फोकट का टाइम है, नहीं, परमिशन लेने जाती है कि मैं रख के आ जाऊं कि आपकी जगह बजट, हाँ जी रख के आ जाओ। तो किसकी है, प्रेसिडेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। ये 3 चीज़ें याद रखनी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बजट होता क्या है, बजट तो हमारे घर पे भी बनता है। तो यहाँ पर बजट हम किसकी बात करेंगे, गवर्नमेंट बजटिंग की बात हम लोग करेंगे। इसको हम लोग एक चैप्टर, इसी चैप्टर को एक और नाम देते हैं, वो है पब्लिक फाइनेंस
इन इंडिया। तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया बोलो, गवर्नमेंट बजटिंग बोलो, या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन बोलो, सब क्या है, वही बजट के सिनोनिम आप बोल दीजिए। बजट क्या होगा, रिसिप्ट्स, या यूं बोले तो टोटल कितना इनकम हो रही है। दूसरी तरफ क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अभी कई लोग आप घरों में होता होगा कि ये मेरे, अरे यार मेरी तो इतनी इनकम है, मेरे बजट में नहीं आ रहा। मतलब कई बार आप वर्ड यूज़ करते होंगे या आपने किसी को वर्ड यूज़ करते देखा होगा, यार ये चीज़ मेरे बजट में नहीं आ रही है, इस चीज़ को खरीदना, क्योंकि मेरी जितनी इनकम है उतने से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आउट ऑफ बजट आ जाती है। कई बार बजट में बोलते हैं यार ये तो मेरी बजट में, इसको तो मैं खरीद लूँगा। तो मतलब क्या होता है, आपकी जो रिसिप्ट्स है, आपकी जो आय है, आपकी जो इनकम है, वो इस एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी, मतलब आपके बजट में आ रही। तो ये बातें होती है। तो बजट के कंपोनेंट देखें तो हम दूसरे पार्ट की तरफ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाद। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, इस बजट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। ये तो बेसिक बात हो गई। भाई आपको कितना मिल रहा है, इन कितना है और आउट कितना है, इसी का, इन दोनों का ही कॉम्बो बजट कहलाता है, इन और आउट। इसका डाटा आप रखते हो तो आपका ये तीनों चीज पॉसिबल है यहाँ पर। कई बार आपका रिसिप्ट जो होगा, कई बार आपका जो इनकम होगा वो ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर के, कई बार इक्वल होगा, कई बार इससे कम होगा, कोई भी कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट देखो, एक हो गया इनकम सोर्स या रिसिप्ट, एक हो गया एक्सपेंडिचर। लेकिन हम इसका कंपोनेंट को इतना बेसिक तरीके से नहीं पढ़ते, ये तो 4th क्लास 5th क्लास 6th 7th क्लास में पढ़ा देते हैं बेटा। एक तरफ जो इनकम होती है, एक दूसरी तरफ जो इनकम जाती है। हम लोग थोड़ा अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। बात करें अगेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट, थोड़ा और फर्दर इसको डिवाइड करें तो बजट दो तरीके के होते हैं, रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। ऐसा क्या अलग अलग है इनमें? अलग अलग एसिड और लायबिलिटी के बेसिस पे है। ऐसे रिसिप्ट्स, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका एसिड और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जांपल, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके कर्मचारियों को सैलरी दी, तो दे दी। इसमें न तो एसिड बढ़ा न एसिड कम हुआ, न लायबिलिटी बढ़ी न लायबिलिटी कम हुई। तो रिवेन्यू बजट मतलब जब एसिड और लायबिलिटी में कोई चेंजेस ना हो, नो एनी चेंजेस इन एसिड एंड लायबिलिटी। वो सारे बजट के वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे पार्ट, चाहे वो रिसिप्ट पार्ट हो या एक्सपेंडिचर पार्ट हो, वो सारे रिसिप्ट, वो सारे एक्सपेंडिचर, जिससे एसिड और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी ये तो क्लियर है कि रेवेन्यू बजट में रिसिप्ट्स भी कवर हो रहे होंगे और एक्सपेंडिचर भी कवर हो रहा होगा, लेकिन वही रिसिप्ट्स, वही एक्सपेंडिचर कवर हो रहे हैं, जिससे न तो एसिड बढ़ रहा न एसिड कम हो रहा, न लायबिलिटी बढ़ रही न लायबिलिटी कम हो रही। जबकि दूसरी तरफ कैपिटल बजट में एसिड और लायबिलिटी में चेंजेस होते हैं। कंपलसरी है, आपने कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी अंडर द बजट जिससे एसिड और लायबिलिटी में चेंजेस हो, वो कैपिटल बजट के अंदर आएगा। अब एसिड और लायबिलिटी में चेंजेस 4 तरीके से हो सकता है। आपका एसेट्स बढ़ सकता है, आपका एसेट्स कम भी हो सकता है, आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती है और आपकी लायबिलिटी कम हो सकती है। चारों कंडीशन पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। एसिड और इसके अलावा एसिड और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो तो फिर रेवेन्यू बजट का पार्ट हो गया। तो यदि एक बार फिर देखें, अब इसको फर्दर क्लासीफाई करें, अब इसको अगेन यहाँ से दोबारा क्लासीफाई करेंगे रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट को, तो एक एक करके देखें। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, एक तो हो गया आपका
रिवेन्यू बजट, एक क्या हो गया आपका कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट में भी एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रिसिप्ट भी हो सकता है, ये बात हमने पढ़ी। ऐसे रिसिप्ट जिससे एसिड लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं, रिवेन्यू बजट का पार्ट। ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे एसिड और लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं हो रहा, रिवेन्यू बजट का पार्ट। तो नो डाउट ये भी फर्दर इसको सब डिवाइड करें तो एक तो हो गया आपका रिवेन्यू रिसिप्ट्स, एक हो गया आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम चीज यहां पर अप्लाई कर दो। भाई बजट है तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों होगा। यदि उसके एसिड और लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है तो आपका कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट, तो इसके अलावा ये हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसिप्ट, ऐसी सारी इनकम गवर्नमेंट को ऐसा जितना भी पैसा मिलता है जिससे एसिड और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो एसिड और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा तो उसमें कौन कौन सा पार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने टैक्स दिया, हाँ तो टैक्स दे दिया तो कौन सा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, कौन सा एसिड बढ़ गया गवर्नमेंट का, नहीं बढ़ रहा ना। हाँ तो नहीं बढ़ रहा तो फिर देव इसको रिवेन्यू बजट, ये किसका पार्ट हो गया, रिवेन्यू रिसिप्ट का। आपने गवर्नमेंट के स्कूलों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस दी, आपने चालान कटवाया नेशनल हाईवे पे, आपने इस तरीके से पेनल्टी दी, फीस पेनल्टी। गवर्नमेंट की अपनी डिविडेंड आते होंगे कहीं कहीं से, डिविडेंड इंटरेस्ट का पेमेंट आता होगा, वो सब क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स। तो जितने भी नॉन टैक्स रिवेन्यू है उसमें आप फीस ले लो, जो पेनल्टीज आप देते हो, जो जुर्माना आप भरते हो, जो गवर्नमेंट को जो डिफरेंट पीएसयूज से, जो गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनमें प्रॉफिट हुआ तो इनके प्रॉफिट का एक हिस्सा, चूंकि ये गवर्नमेंट पीएसयू है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, तो उसका डिविडेंड आया, ये सब क्या है, नॉन टैक्स। तो कि आपको डिविडेंड हुआ तो इससे कौन सी गवर्नमेंट का एसिड बढ़ गया, नहीं बढ़ा ना, तो नॉन टैक्स रिवेन्यू भी क्या आएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ पर फर्दर यदि यहाँ पर आए तो रिवेन्यू रिसिप्ट भी दो तरीके का, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। फर्दर इसको क्लासिफाई कर दो, टैक्स में एक हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट, एक हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट। और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में जितने भी आपके फीस, पेनल्टी, जितना भी आपका डिविडेंड आया, इंटरेस्ट का पेमेंट आया, जो रिसीव हुआ, दिया नहीं, जो रिसीव हुआ, वो सब इसमें आ जाएगा। तो रिवेन्यू रिसीट फर्दर क्लासिफाई करा, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स में भी एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हम टैक्स सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ लेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसिड और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। जैसे गवर्नमेंट ने अपने पेंशनधारियों को पेंशन दी, जैसे गवर्नमेंट ने सैलरीज बांटी, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने आपके कोई भी बेरोजगारी का भत्ता हो गया, बेरोजगारी के भत्ते डाले, जैसे गवर्नमेंट ने मनरेगा में पैसा अलॉट हुआ, मनरेगा में कौन सा उसका एसिड और लायबिलिटी पे फर्क पड़ा, तो ऐसा ये सब पर आपको ये सब चीज देखो, एक चीज समझ में आ रही होगी, ये सब इसको पहले से ही पता होता है गवर्नमेंट को, भाई हमारे पास इतने पेंशन लेने वाले हैं तो हमारा इतना पैसा पेंशन में जाएगा, हमारे इतने कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं तो हमारा इतना पैसा सैलरी में जाएगा, इतने इंडिया में बेरोजगार हैं तो इतने लोगों ने बेरोजगारी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो इतना पैसा बेरोजगारी भत्ते में जाएगा, मनरेगा में इस बार हम इतना फंड अलॉट कर रहे हैं, सब बात। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो पहले से ही प्री डिसाइड होते हैं या प्री प्लान होते हैं तो उनको बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। इसी बीच मनरेगा में काम करते करते हैं 5 मजदूरों की मौत हो गई। उन 5 मजदूरों की मौत कहां पर हुई, मनरेगा में काम करते करते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला इन 5 मजदूरों को हम लोग 50-50 लाख रुपए देंगे।
तो गवर्नमेंट का कितना खर्चा हो गया? 2.5 करोड़। ये 2.5 करोड़ रुपए जिस दिन 1 फरवरी को अगले साल का अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जब 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर यदि बजट रख रही है तो क्या उसको पहले से पता है कि इस साल अप्रैल में, इस साल मई में 5 मजदूर मरेंगे, उनको 50-50 लाख रुपए देंगे, उनके लिए 2.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अलॉट करते? नहीं पता होता ना कि कहाँ पर कौन बच गए। कोई बस खाई में गिर गई तो कई बार गवर्नमेंट बोलती है इनको कंपनसेशन दे दिया। जैसे अभी कोरोना आया था तो कोविड-19 के टाइम जब बजट था, तो क्या गवर्नमेंट को बजट रख रही थी तब उसको पहले से पता था कि इस साल कोरोना आने वाला है, इस साल महामारी आएगी, इसलिए हम 50,000 करोड़ 70,000 करोड़ अलग रख देते हैं? नहीं पता ना। नहीं पता तो क्या ऐसे खर्चे नहीं करेंगे? फिर भी गवर्नमेंट बांटती तो है, 50-50 लाख रुपए हर परिवार को दे दो, बस खाई में गिरी 2-2 लाख रुपए सबको दे दो, घायलों को 1-1 लाख रुपए दे दो। ये पैसा कहाँ से आता है? ये जो पैसा है, अब इससे किसी को कंपनसेशन दिया आपने, किसी को मुआवजा दिया, उससे ना तो एसेट पे फर्क पड़ रहा, ना लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा। ये तो कंफर्म है कि ये रेवेन्यू बजट का पार्ट होगा, ये भी कंफर्म है कि एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन प्लान नहीं है, पहले से नहीं पता, तो इसको बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो यहां पर यदि इसको फर्दर सब डिवाइड करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 तरीके का, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान। नॉन प्लान मैंने आपको समझा दिया। एक्सीडेंटल जो खर्चा हो जाए गवर्नमेंट का, जैसे आप हो, अब आपको पता है कि महीने में 1 सिलेंडर आपका बजट आप बना रहे हो, फिर यहां पर आप अपने आप को खुद को रख के देखो, आपका गवर्नमेंट की जगह आप खुद रखो, आपकी मंथ की सैलरी है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख में से आपने कहा कि इस बार मैं इस तरीके से शेयर्स वगैरह खरीद लूंगा, तो लगभग 20,000 रुपए का तो मैं कैपिटल बजट में डालूंगा, और फिर इसके बाद ये पैसा यहाँ पर डालूंगा, तो मेरे पास रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी होगी? 80,000 रुपये। अब 80,000 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा तो मेरे घर का हाउस रेंट इतना, लाइट का बिल इतना, मेरे गाड़ी का इतना, इसी बीच गाड़ी खराब हो गई, तो वो क्या पहले से डिसाइड था? क्या मंथ के पहले आपको पता था कि आपकी इस बार गाड़ी खराब हो जाएगी? क्या मंथ के पहले आपको पता था कि इस बार आपका पैसा जो है वो मकान के रिपेयरिंग में लगेगा? नहीं पता ना। तो आप क्या बोलते हो इमरजेंसी में, अरे यार मुसीबत आ गई, उसमें पैसा लग गया। तो वो मुसीबत का जो आपका पैसा होता है, जैसे आपके साथ होता है, कुछ पैसा होता है जो आपको पहले से पता होता है, आपको हाउस का रेंट देना है, आपको किराने राशन वाले का पैसा देना है, सब देना है, वो हो जाएगा प्लान एक्सपेंडिचर। और जो कुछ पैसा जो आपका ऐसी जगह खर्च हो रहा है जो आपको पहले से नहीं पता, प्री डिसाइडेड नहीं है, खुद गवर्नमेंट को नहीं पता, उसको बोलेंगे नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कंपनसेशन फंड किसी को दिया, किसी को मुआवजा दिया, कहीं पे रोड खराब हो गया, कोई पुल टूट गया गवर्नमेंट का, तो आप फॉर एग्जांपल कोई रेलवे का या सड़क का कोई पुल टूट गया, अब वो नेशनल हाईवे वाला पुल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो क्या वो उनको पहले से ही पता है कि इस साल ये पुल टूटेगा, इसलिए हम इतना पैसा इस पुल की रिपेयरिंग में लगाते हैं? नहीं पता ना। तो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये इस तरीके से नॉन प्लान और प्लान। बात करें कैपिटल रिसिप्ट की और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस होगा। एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस कैसे कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 3 एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल एक्सप्रेस वे खूब बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला हम अभी मुंबई दिल्ली हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे। तो यदि एक्सप्रेस वे आपने, जैसे आप घर में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपकी वो एसेट है, आपने कार खरीदी तो वो आपकी एसेट है। एसेट मतलब हो गया जो आपको फ्यूचर में, जिसको आप लिक्विडिटी में बदलोगे तो उससे आपको इनकम हो जाएगी। आपने कार है आज खरीदी, उसको फ्यूचर में बेचोगे तो आप लिक्विडिटी में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा। आपके घर में गोल्ड आपने खरीदा तो गोल्ड आपके लिए एसेट हो गया, क्योंकि आप कंडीशन क्या है, फ्यूचर में बेचा, तो यदि फ्यूचर में उसको बेचा, फ्यूचर में उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट करा, गोल्ड को मनी में, पैसे में कन्वर्ट करा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, इनकम होगी।
जैसे गोल्ड हो गया, जैसे आपका कोई भी एसेट ले लो, गोल्ड हो गया, आपकी कार हो गई, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आज खरीद लो, फ्यूचर में बेच देना, फ्यूचर में लिक्विडिटी में करोगे तो फ्यूचर में आपकी इनकम जनरेट हो सकती है यदि आप चाहें तो। गोल्ड आप चाहें तो बेच दो, मनी जनरेट, प्रॉपर्टी बेच दो, कार बेच दो, ये सब क्या हो गया आपके एसेट। तो इसी तरीके से जो एक्सप्रेस वे बनाया तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे एसेट्स हैं। तो यदि एक्सप्रेस वे कोई पॉकेट में तो बनेगा नहीं, यानी क्या होगा, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को एक्सप्रेस वे बनाने में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो कई बार जब इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कि हम मुंबई से दिल्ली तक एक एक्सप्रेस वे बनाएंगे, ये एक इन्वेस्टमेंट इसमें इतना कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, इधर आइए आप, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। चूंकि इससे क्या हो रहा है, अब इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में भी मैं किस में रखूं इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एज ए एसेट। तो मेरा गवर्नमेंट का क्या बढ़ा, एसेट बढ़ा। गवर्नमेंट की एसेट की बास्केट में अब क्या एक और चीज क्या इंक्लूड हो गई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गवर्नमेंट की एसेट में आ गया। तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट बढ़ रहा है, एसेट लायबिलिटी चेंज हो रही है, तो उसको कहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण क्या हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। क्या बढ़ रहा था, एसेट बढ़ रहा था। गवर्नमेंट के पास पैसा तो पहले ही नहीं होता। एग्जाम्पल नंबर 2, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, $100 बिलियन का लोन लिया। समझाया था आपको जब बैंकिंग पढ़ा रहे थे, तो लोन का आपको रीपेमेंट भी करना होता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आपने यदि $100 बिलियन का लोन लिया तो नो डाउट $100 बिलियन का आप इंटरेस्ट को पेमेंट करोगे। क्या ये $100 बिलियन आपको वापस वर्ल्ड बैंक को नहीं चुकाने हैं। तो $100 बिलियन जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये जो $100 बिलियन आपको चुकाने हैं, ये चुकाना क्या है, आपकी जिम्मेदारी है। और लायबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। $100 बिलियन का लोन लिया तो गवर्नमेंट को न केवल $100 बिलियन का पैसा मिला, बल्कि इसकी लायबिलिटी भी मिली। और यदि लायबिलिटी एसेट में चेंज होता है तो वो कैपिटल बजट का पार्ट है। और यदि यहां पर मिल रहा है, इनकम टाइप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट। तो जैसे गवर्नमेंट ने लोन लिया, इसी तरीके से लोन दिया तो पैसा गया, पैसा आउट मतलब एक्सपेंडिचर, और लोन दिया मतलब एसेट जनरेट हुआ, तो यहां पर लोन डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, 3 एग्जांपल की बात थी हमारे यहां पे। एग्जांपल नंबर 3, आजकल आप लोग ये BPCL वाले हैं, ये HPCL वाले हैं, ये आजकल बहुत नुकसान में चल रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है ये BPCL, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये BPCL जो है वो लॉस में चल रही है, हम इसको बेच रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इधर आइए आप, एयर इंडिया, अभी जस्ट लेटेस्ट एग्जांपल है। BPCL को क्यों बेचे, जो बिका उसी को समझते हैं। एयर इंडिया को किसने खरीदा, टाटा ने खरीदा। पहले किसकी थी ये, गवर्नमेंट की थी, यानी गवर्नमेंट ने किसको बेचा, टाटा ग्रुप को। एयर इंडिया क्या थी गवर्नमेंट के लिए, एक एसेट, क्योंकि इससे इनकम जनरेट हो रही थी। वो अलग बात है, इसका टोटल नेगेटिव में जा रहा था, लेकिन यदि एयर इंडिया से क्या इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, एयर इंडिया के प्लेन्स वगैरह से, तो एयर इंडिया क्या थी गवर्नमेंट के लिए, एक एसेट, जिसके थ्रू वो पैसा कमा सकते थे। जिम्मेदारी थोड़ी है। तो अब यदि गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप को ये बेचा, तो यदि एयर इंडिया जो कल तक किसकी एसिड थी, गवर्नमेंट की, अब किसकी एसिड हो गई, टाटा ग्रुप की। तो यदि एयर इंडिया गवर्नमेंट से टाटा ग्रुप की तरफ गई, गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप को एयर इंडिया बेचा, तो किसका एसिड बढ़ा, टाटा ग्रुप को। क्यों, टाटा ग्रुप की एसिड की बास्केट में एयर इंडिया आ गया। जबकि गवर्नमेंट की जो एसिड की बास्केट है, जो टोटल एसिड है, उनमें से एक एसिड चला गया, वो कौन था, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के सेल से गवर्नमेंट का क्या हुआ, एसिड कम हुआ। लेकिन गवर्नमेंट को एयर इंडिया के सेल करने से एसिड कम हुआ और इसको क्या मिला,
कुछ बेचने पे पैसे मिले, पैसे बोले तो इनकम, इनकम बोले तो रिसिप्ट्स। तो एयर इंडिया का सेल करने पे एसेट कम हुआ और रेवेन्यू आया तो कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सेल करा तो इनकम होती है, तो ऐसे एसेट। इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में यूनिट को, और हम नया पब्लिक सेक्टर यूनिट खोल रहे हैं तो एक्सपेंडिचर होगा, कोई भी नया काम करने के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन था। यहाँ ये पूरी कहानी जो है वो एसेट और लायबिलिटी के बेसिस पे घूमती है और वहीं से ये कंसेप्ट निकलते हैं कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। अब बजट, बजट में हमने एक चीज देखी थी, बजट का मतलब हो गया एक तरफ है रिसिप्ट्स और एक तरफ है एक्सपेंडिचर। अब ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का रिलेशन कैसे कैसे हो सकता है? अब आपका कई बार होता है, आपका जनवरी में जो बजट है, आपका खुद का पर्सनल बोलो, आपका जनवरी में मेरा बजट जो था वो थोड़ा लॉस में चला गया, मतलब आपको जितना पैसा हुआ मिला होगा उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो गया होगा, यानी आप घाटे में चल रहे होंगे। आप खुद की बात करो, डेफिसिट। फरवरी में आपने जितना पैसा कमाया उतना खर्च कर दिया, यानी जितने इनकम हुई, जितने आपके रिसिप्ट्स हुई, उतना आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो आपको ये क्या बोल देंगे? बैलेंस्ड। और एक मार्च के महीने में आपके साथ फिर रिवर्स कंडीशन हो गई, आपके जितने आपने पैसा बचा लिया, आपकी थोड़ी इनकम ज़्यादा हो गई, आपका एक्सपेंडिचर कम हुआ, उसको क्या बोलेंगे? आपके पास पैसा बच गया, यानी सरप्लस बजट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के 3 बजट होंगे। क्या क्या? टाइप्स ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के रिलेशन के बेसिस पे यदि हम टाइप्स ऑफ बजट की बात करें तो 3 तरीके के बजट पॉसिबल है। सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट एंड लास्ट बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट का मतलब क्या हुआ होगा? टोटल रिसिप्ट्स आपकी कहां से ज्यादा होगी? टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी। जितना पैसा खर्च हुआ उसके कंपैरिजन में आपने ज्यादा आपके आया या ज्यादा कमा लिया। इसमें क्या होगा? टोटल रिसिप्ट्स इक्वल होगी टोटल एक्सपेंडिचर की, जबकि इसी के वाइस वर्सा उल्टा क्या हो जाएगा? टोटल रिसिप्ट्स आपकी कम होगी और एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है बजट में, टाइप्स ऑफ बजट, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और बजट डेफिसिट। तो टोटल रिवेन्यू और रिसिप्ट्स के आपस में रिलेशन के बेसिस पे 3 पार्ट में, यदि रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो सरप्लस बजट, बैलेंस में दोनों इक्वल होंगे, और आपके रेवेन्यू आपके ये रिसिप्ट यदि एक्सपेंडिचर से कम है तो मतलब आपका खर्चा ज़्यादा हुआ है, नुकसान आपके लगा है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। ये आइडियल सिचुएशन है, जितना आपने कमाया उतना ही खर्च हो गया। ऐसा बहुत रेयरली होता है, हो सकता है रेयरली। तो इट बेसिकली इट इज़ ए आइडियल कंसेप्ट, ऐसा देखने को मिलता था। ये सरप्लस बजट उन कंट्रीज में देखने को मिलता है जहां पर गवर्नमेंट को खूब इनकम होती है। हमारे यहाँ तो सब नुकसान में चलता है, इसलिए हमारे यहाँ पर यदि गवर्नमेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट बजटिंग। तो यदि गवर्नमेंट का बजट देखें तो इसमें से कहाँ पर रखूँ मैं? कौन से टाइप में गवर्नमेंट को रखूँ? ये तो आइडियल बात है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारा तो खर्चा है, इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट को पैसा आता नहीं है, टैक्स की चोरी अच्छी खासी होती है, टैक्स इवेजन भी ज़्यादा है, टैक्स इरोजन भी ज़्यादा है, तो सरप्लस बजट हमारे यहाँ होता नहीं है। तो हमारे क्या होता है? बजट डेफिसिट। तो हमको ये पढ़ना है अब आगे, टाइप्स ऑफ बजट, और उसमें से भी बजट डेफिसिट। 2 को क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि 2 का इंडिया में कभी सरप्लस बजट देखा नहीं गया, और बजट बैलेंस बजट बहुत रेयरली, कहीं पर भी नहीं देखा जाता इंडिया के, बहुत रेयरली देखने को मिलता। बजट डेफिसिट, बजट क्या था? बजट क्या था? बजट में आपका क्या हो रहा था? यदि आपका बजट डेफिसिट क्या हो जाएगा? आपका टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि रिसिप्ट आपका एक्सपेंडिचर से कम है, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी?
नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव का मतलब ही क्या हो गया, घाटा लग गया। और घाटे को ही क्या बोल रहे हैं हम, डेफिसिट। और चूंकि इसमें बजट डेफिसिट है तो इसमें टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ये वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बजट डेफिसिट। और यही वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो सरप्लस बजट। इसी तरीके से एक और कंपोनेंट होता है डेफिसिट, वो होता है रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे यहां पर चले जाओ आप, यहां पर ये एक तो बजट डेफिसिट पूरा, एक तो हमने ओवरऑल ले लिया। इसमें देखो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट, एक हो गया। इसका क्या सिचुएशन है भाई, ये अलग बात है, इसको छोड़ो। अब इसकी बताओ, इसको ये डेफिसिट में है कि ये सरप्लस में है, ये डेफिसिट में है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे तो रिसिप्ट टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट में से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा दो। ऐसे रिसिप्ट जिनका एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनमें से ऐसे एक्सपेंडिचर घटा दो जिसका एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उससे रिवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। और रिवेन्यू डेफिसिट भी कब आएगा, ये जब ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और ये वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब रिवेन्यू सरप्लस बजट। ठीक है, अब एक को दो कंसेप्ट चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है आपका फिजिकल डेफिसिट और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला देखना। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स या रिवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। भाई टोटल रिसिप्ट में से वो पैसा निकाल दो, टोटल रिसिप्ट में से वो पैसा निकाल दो जो आपने उधार लिया। अरे उधार को कोई अपनी इनकम बताता है क्या, उधार को क्यों अपनी इनकम बता रहे हो, टोटल रिसिप्ट मतलब टोटल रिवेन्यू जो हमें मिला सारा पे उधार को क्यों बता रहे हो, एक्चुअल बताओ ना आपका क्या सिचुएशन है, आपको कितनी इनकम हुई। आप उधार को इनकम मत मानो, गलत डाटा मत रखो, उधार को अलग कर लो। बोरोइंग एक्सक्लूडिंग, बोरोइंग मतलब क्या हो गया था, अभी हाल हमने कैपिटल बजट में देखा था। यहां पर देखिए आप, बोरोइंग यानी हमने लोन लिया था, यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में जो ये जो लोन लिया था, जो पैसा बोरो करा था, उसको निकाल दो। यदि बोरोइंग निकाल दें तो फिर ये पता चलेगा। तो फिर ये निकाल क्यों रहे हो, अरे जब आप फिजिकल डेफिसिट निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि उधार कितना लेना है। एग्जाम्पल के लिए आपकी इनकम है 10,000 रुपये, रिवेन्यू रिसिप्ट आपका एक्सपेंडिचर हुआ इस बार का 15,000 रुपये, आपके एक्सपेंडिचर 15,000 रुपये। अब देखो ये आपका इस महीने की इनकम हुई आपकी 10,000 रुपये, आपने खर्चा करा 15,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये कोई आसमान से टपका होगा क्या, 5,000 रुपये वो होंगे जो आपने किसी न किसी से उधार लिए होंगे। यदि मैं 5,000 रुपये भी इसमें इंक्लूड कर दूँ तो इसको 15,000 कर दूँ तो मेरे जीरो हो जाएगा। यानी 5,000 रुपये अभी मैंने इसमें बोरोइंग नहीं इंक्लूड करा, मैंने केवल क्या इंक्लूड करा, 10,000 रुपये मेरी सैलरी आई, उसमें से 15,000 मेरा खर्च हो गया। तो ये 15,000 में लाया कहाँ से, 15,000 में लाया हूँ, इसमें कम से कम मैंने 5,000 रुपये किसके जोड़े होंगे, बोरोइंग के, किसी से उधार लिए होंगे। तो यदि 5,000 रुपये इसको जोड़ दूँ तो ये भी 15,000 मेरा काम चल जाएगा। वैसे ही गवर्नमेंट का है। फिजिकल डेफिसिट डाटा ये शो करता है कि गवर्नमेंट को कितने पैसे के उधार की जरूरत है। भाई इतना तो इनका आ रहा है रिसिप्ट, टैक्स से, नॉन टैक्स से, कैपिटल रिसिप्ट और तरीके से किसी पीएसयू को भेज दिया, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ये सब टोटल एक्सपेंडिचर इनका हो ही रहा है, चाहे आप कैपिटल मानो या रिवेन्यू मानो। लेकिन अब पता कितना चलेगा कि इसमें से पैसा कितना उधार लेना है, तो भाई बता दो। तो जब आप फिजिकल डेफिसिट में टोटल रिसिप्ट में से बोरोइंग मत लो, पहले निकाल लेते हैं, फिर जितना पैसा बचेगा उसको बोरोइंग ले लेंगे ताकि हमारा काम चल जाएगा। ऐसे ही सरकार का भी काम चल जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट शो करता है
कि कितना पैसा गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी है। अब गवर्नमेंट भी ये पैसा बोरो कर लेगी और हर साल बोरो करती होगी, ये पहली बार नहीं है। मैंने बताया आपको बजट डेफिसिट हमारे यहाँ नॉर्मल बात है, तो कोई पहली बार नहीं है। तो जब गवर्नमेंट पैसा बोरो करती होगी तो पॉकेट में कोई किसी को नहीं देता। गवर्नमेंट का पैसा बोरोइंग करने पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना होगा। तो एक बात बताओ, इसमें से हमको सच सच बताओ, ये आपने पैसा बोरो करा और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ और इसमें भी जो है आपका इतना सारा पैसा तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट में चल गया। आज सच सच सारा डाटा सामने रखो, डाटा वाटा कुछ नहीं, आप ऐसा करो प्राइमरी डेफिसिट समझ लो, तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो प्राइमरी डेफिसिट यहां पर देखिए आप, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस जो पैसा उधार लिया उसका इंटरेस्ट का पेमेंट्स। तब पता चलेगा कि उधार जो लिया था और उसका ब्याज चुकाने के बाद कितना पैसा बचा, तो वो प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जिसको राजकोषीय घाटा भी बोलते हैं, गवर्नमेंट इसको ही डाटा रिलीज करती है ताकि पब्लिक को पता चले कि कितना पैसा गवर्नमेंट को उधार लेना है। इन चारों में से रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में से केवल और केवल फिजिकल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो डाटा है, ये वो चीज़ शो करता है जो गवर्नमेंट को पैसा उधार लेना है। इसलिए फिजिकल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से 4 तरीके के डेफिसिट होते हैं हमारे यहाँ पर। चूँकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारे यहाँ पर अक्सर सब डेवलपिंग कंट्रीज़ में पैसा जो होता है ज़्यादा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज़्यादा होता है। जैसे आप साउथ अफ्रीका ले लो, बांग्लादेश ले लो, इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, सब जगह ये हालत है, बजट जो है वो डेफिसिट में चलता है। हम यूएसए, जापान की तरह नहीं है कि हमारे इनकम या रिसिप्ट ज़्यादा हो। तो डेफिसिट नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, काफ़ी हर साल इसे देखने को मिलता है। सरकार को पैसा भी उधार लेना पड़ता है वर्ल्ड बैंक से या शेयर मार्केट या किसी भी चैनल के थ्रू, उसको हम फिजिकल डेफिसिट से समझते हैं। तो ये हमारा आज का बजट पे सेशन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको उस पर कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।